अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासिब हाशमी और ये है टोयोटा कोरोला ग्रैंडी एक्स 2022 मॉडल। ये टोयोटा कोरोला की 11th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2015 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और पाकिस्तान में ये गाड़ी 2015 से ही आ रही है और ये इस गाड़ी का ग्रैंडी वर्जन है। इस गाड़ी को पाकिस्तान में एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया है 2017 में और 2020-21 में इस गाड़ी का एक माइनर फेसलिफ्ट आया है जिसको एक्स कहते हैं, कोरोला एक्स वाले वर्जन में GLI और XLI डिसकंटिन्यू हो गई हैं और अब इस गाड़ी के सिर्फ दो ही वर्जन आते हैं, 1.6 और 1.8। 1.6 इस गाड़ी का ऑल्टेक्स वर्जन होता है और 1.8 इस गाड़ी का ये टॉप ऑफ लाइन वर्जन है यानी ग्रैंडी। एक्स वाले बैच के साथ अब इस गाड़ी के अंदर एक और कलर टोन ऑफर कर दी गई है, ब्लैक इंटीरियर, जो कि आप देख सकते हैं। इस गाड़ी में अब दो इंटीरियर ऑफर होते हैं, ब्लैक और ब्लैक विद वाइट। तो ब्लैक वाला इंटीरियर जो है ये कंपैरेटिवली सिंपल कार से थोड़ा महंगा है। जब ये कार लॉन्च हुई थी 2015 में तो ग्रैंडी की प्राइस तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए थी। टोयोटा ने कोरोला की प्राइसेस रिसेंटली रिवाइज की हैं। अब जो कोरोला ब्लैक इंटीरियर के साथ ग्रैंडी आती है इसकी प्राइस 6189 है, यानी कि तकरीबन 62 लाख रुपए, जो कि मेरे ख्याल से अच्छे खासे पैसे हैं कोरोला के लिए। जब ये कार फेसलिफ्ट की गई थी तब इसकी प्राइस तकरीबन 38 लाख रुपए तक गई थी। एक्स वाले वर्जन में यह गाड़ी तकरीबन 40-42 लाख की हो गई, लेकिन रिसेंट इन्फ्लेशन के बाद जब प्राइस एडजस्ट की हैं टोयोटा ने तो इस गाड़ी की प्राइस ऑलमोस्ट 62 लाख हो गई है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो इस गाड़ी के अंदर फीचर्स बहुत सारे ऐड किए गए हैं। इसका मल्टीमीडिया सिस्टम इंप्रूव किया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह आ गया है, स्पोर्ट मोड, इंटीरियर की कलर टोन, हेडलाइट्स वगैरह चेंज कर दी गई हैं। बट स्टिल ये चीज़ें 25 लाख रुपए की तो नहीं है ऑब्वियसली। ये कार एज इट इज़ 25 लाख की थी तकरीबन 2015-16 में, बस में फीचर्स वगैरह बढ़ाए गए हैं और अब ये कार 25 लाख महंगी हो गई है इन्फ्लेशन की वजह से। खैर, अगर प्राइस के अलावा देखा जाए तो ये कार एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये कार पाकिस्तान में काफ़ी अर्से से आ रही है तो ये कार काफ़ी ऑब्सोलीट लगती है अब देखने में मॉडर्न प्राइस के लिहाज से। इसका इंटीरियर पुराना लगता है, इसके लुक्स वगैरह भी बस ठीक हैं। टोयोटा ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा फेमस है। ये गाड़ी बिकती भी फ़ौरन है और इसके काम भी कोई नहीं निकलते, और उसके अलावा इस गाड़ी का इंजन भी काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है और इसकी एवरेज भी कंपैरेटिवली सिविक वगैरह से बेहतर है। ओवरऑल इट्स अ गुड कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके पास इस गाड़ी के बारे में कोई राय हो तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये रहा रिव्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये टोयोटा कोरोला ग्रैंडी एक्स 2022 मॉडल का फ्रंट लुक है और ये इसका एक्स वाला वर्जन है और इसका इंटीरियर ब्लैक वाला है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ओवरऑल फ्रंट लुक की तो ये मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से अच्छा है, मॉडर्न लाइफ के लिहाज से भी इसके फ्रंट को काफ़ी हद तक अपग्रेड किया गया है और अब ये गाड़ी 2015 वाली कार से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लगती है फ्रंट से। इसके अंदर एक फेसलिफ्ट आया था 2017 में जिसमें इस गाड़ी की हेडलाइट्स, टेल लाइट्स और बम्पर्स को चेंज कर दिया गया था। 2021 में इस गाड़ी के अंदर एक एक्स वाला वर्जन भी आ गया है और एक्स वाले वर्जन के अंदर इस गाड़ी के बम्पर्स को चेंज कर दिया गया है। इसके बम्पर पे अभी एक्सटेंशन टाइप का एरिया आ गया है, इसी तरह नीचे इसकी किट्स लग गई हैं और इसके बीच में क्रोम भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है अब, जो कि इसकी लुक में काफ़ी अच्छा टच ऐड करता है। ये कार क्योंकि ब्लैक में है तो इसके बम्पर का ये सेंटर वाला एरिया जो है ये कोई इतना विजिबल नहीं हो रहा। ये वैसे ग्लॉस ब्लैक में ही आता है, बेशक कार जिस मर्जी कलर की हो। अगर आप वाइट कार लेते हैं तो उसके अंदर भी एरिया ब्लैक होता है, जो कि इस गाड़ी को टोयोटा की मोस्टली जैपनीज़ कार जैसी लुक देता है अब। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो हेडलाइट भी इस गाड़ी की काफ़ी फीचर रिच हैं, इस तरह से कि ये ऑटो लेवलिंग वाली हैं, यानी कि अगली कार आते हुए देख के हेडलाइट्स को डाउन और फिर अप करती हैं। इसी तरह इसके बीच में DRL दी गई है जो कि अगेन फेसलिफ्ट में ऐड की गई थी। इसकी पार्किंग वाइट में आती है और इंडिकेटर इसका ये हेलोजन में दिया गया है। अगर बात कीजिए इसके फॉग लैंप की तो फॉग लैंप भी इस गाड़ी में अब LED में आते हैं, जो कि पहले हेलोजन में आते थे, और एक्स वाले बैच के अंदर फॉग लैंप के पास क्रोम की फ्रिल भी ऐड कर दी गई है, जो कि पहले इस गाड़ी में नहीं आती थी। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ग्रिल की तो ग्रिल ग्रैंडी में सिर्फ इस तरह की क्रोम वाली आती है। इसके छोटे वर्जन के अंदर यहाँ पे क्रोम नहीं आता, और उसके अलावा ग्रैंडी के अंदर फ्रंट पे बैच के अंदर फ्रंट कैमरा भी आता है, जो कि अगेन मोस्टली कार्स में नहीं आ रहा होता। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के बोनट की तो बोनट इस गाड़ी का काफ़ी मैसिव है और काफ़ी सिंपल सा है। इसके बीच में लाइट सिगरेट लाइन्स दी गई हैं जो कि इसके लुक में थोड़ा छोटा शर्ट कर रही हैं, और उसके अलावा इस गाड़ी में वाइपर्स जो हैं ये रेन सेंसिंग आते हैं। वाइपर्स के सेंसर ऊपर यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल इस गाड़ी की काफ़ी सिंपल सी है। यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन्स नहीं दी गई, जैसे इसमें एक लाइट सी करेक्टर लाइन है जो कि इसके फ्रंट फेंडर से रेड फेंडर से कंटिन्यू करती है, लेकिन क्योंकि इस गाड़ी के डोर पैनल्स वगैरह काफ़ी मैसिव हैं तो इसकी लुक काफ़ी ह्यूज आती है। ये कार साइज़ के लिहाज से सिटी, यारिस, एल्फिन वगैरह से बहुत बड़ी है, क्योंकि ये प्रॉपर C सेगमेंट की सेडान है तो इसका साइज़ कंपैरेटिवली उन गाड़ियों से बड़ा है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की ओवरऑल लुक की तो ये मेरे ख्याल से अच्छी आती है, क्योंकि इसके 17 फेसलिफ्ट के अंदर इसमें ये साइड स्कर्ट्स ऐड कर दी गई थी। 2015 से 17 तक इसके अंदर साइड स्कर्ट्स नहीं आई, आई डोंट नो व्हाई टोयोटा ने क्यों डिसकंटिन्यू की थी, बट ये 17 से फिर से कंटिन्यू कर ली गई। और उसके अलावा फेसलिफ्ट के अंदर इसके रिम को भी 16 इंचेस का कर दिया गया था, जो कि अब इसके लुक को थोड़ा बेहतर बनाता है। और इनमें टायर की प्रोफाइल क्योंकि थोड़ी कम है तो इसकी लुक थोड़ी और बेहतर आ रही है।
बाकी साइड पे इसकी डुअल वीटीआई की बैजिंग दी गई है, जो कि शो करवाता है कि इंजन इसमें डुअल वीटीआई टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। और उसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के साइड मिरर की, तो साइड मिरर भी इस गाड़ी के काफ़ी फीचर रिच हैं, इस तरह से कि रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, इनमें इंडिकेटर भी आते हैं। और उसके अलावा ये साइड मिरर रिवर्स गियर लगाने के साथ साथ थोड़ा सा टिल्ट भी हो जाता है नीचे की तरफ, ताकि आपका रिवर्स करना और ज़्यादा आसान हो जाए। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के डोर हैंडल की, तो डोर हैंडल में इसके पार्सल क्रोम आता है, जो कि सिर्फ ग्रैंडी में आता था पहले। अब इस गाड़ी का एक 1.6 स्पेशल एडिशन वर्जन भी आ गया है, उसमें भी ऐसा क्रोम आता होता है। लेकिन ये गाड़ी स्मार्ट एंट्री वाली है। इसके अगर आप यहाँ पर टैप करेंगे तो इसके डोर्स लॉक हो जाएंगे लाइक दिस, और अगर आप यहाँ पे हाथ अंदर डालेंगे तो ये कार अनलॉक हो जाती है लाइक दिस। आपके पास इसकी होनी चाहिए, तो आप की को यूज़ किए बगैर इस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। लॉक करने के लिए यहाँ पे ये बटन दिया गया है टच वाला, अनलॉक ये कार ऐसे होती है लाइक दिस। और उसके अलावा ग्रैंडी में विंडोज़ के आसपास ये क्रोम की फ्रेल आती है, जो कि अगेन ऑल्टिस में नहीं आती, किसी भी ऑल्टिस में, बेशक स्पेशल एडिशन भी हो। और उसके अलावा एप्रेस वगैरह क्रोला में आते ही नहीं है कंपनी से। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो रेयर लुक भी मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी का अच्छा है। इसको भी मॉडर्न लाइफ के लिहाज से काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया गया है। प्री फेसलिफ्ट कार काफ़ी सिंपल सी थी, काफ़ी डल लगती थी। उसकी टेल लाइट्स के अंदर काफ़ी बड़ा सारा पोर्शन खाली होता था, जो कि इस कार के अंदर फिल कर दिया गया है। और उसके बम्पर्स को भी अब एक्स बैच के बाद से काफ़ी एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके बम्पर्स में एक ये ब्लैक वाला एरिया ऐड कर दिया गया है, जो कि पहले नहीं आता था। ये चीप प्लास्टिक की है। अगर ये ग्लॉस ब्लैक होता फ्रंट बम्पर की तरह तो मेरे ख्याल से बेहतर था। ये एक टाइम के साथ साथ फेड हो जाता है। और उसके अलावा रेयर बम्पर में भी इसके फ्रंट बम्पर्स की तरह ही ये किट सेट कर दी गई हैं, जो कि फिटिंग वाइज कोई बहुत ज़्यादा मज़े की नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसके बीच में गैप है। और उसके अलावा ये बॉडी से भी थोड़ी बाहर जा रही हैं, राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स पर, जो कि इसको थोड़ी सी इवन अजीब सी लुक देती है। अगर आप इसमें आफ्टर मार्केट ट्रिम लेके लगवाते हैं तो इस गाड़ी की लुक थोड़ी बेहतर हो जाती है। बाकी ये इसको थोड़ी बैटमैन टाइप की लुक देती है गाड़ी को। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के ओवरऑल रेयर लुक की, तो ये मेरे ख्याल से अब 2022 में भी कोई इतना बुरा नहीं लग रहा। ये कार 2015 में डिज़ाइन की गई थी, बट स्टिल मॉडर्न टाइप्स के लिहाज से भी ये ठीक है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की टेल लाइट की, तो टेल लाइट ये इस गाड़ी की फर्स्ट फेसलिफ्ट वाली है। इसके बीच में क्रोम काफ़ी ज़्यादा आता है, और इसकी जो क्रोम की फ्रिल है ये टेल लाइट से होती हुई ट्रंक के अंदर तक कंटिन्यू करती है। और उसके अलावा अगर बात की जाए इसकी टेल लाइट की, तो इसकी टेल लाइट के अंदर देखिए लावा LED लैंप दिया गया है, और इसकी ब्रेक के लिए बीच में LEDs दी गई हैं। इसका रिवर्स और इंडिकेटर हेलोजन में आता है, जो कि मेरे ख्याल से अगर LED में होता तो और अच्छी बात थी। बाकी इसके बैक पे ये बैजिंग दी गई है क्रोला ऑल्टिस 1.8X की। X पहले इसमें नहीं आता था। बाकी इसके ट्रंक को अनलॉक करने के लिए एक नीचे यहाँ पे लैच दिया गया है, जिसको आप इस तरह से दबा के अनलॉक कर सकते हैं। इसकी ट्रंक में एक बैकअप कैमरा भी आता है। और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि 475 लीटर्स की है। इस गाड़ी का ट्रंक काफ़ी स्पेशियस है। इसके अंदर एक ये रबड़ की लिड भी आती है, मैट आता है सिर्फ ग्रैंडी के अंदर क्रोला की वर्जन के साथ, ये ऑल्टिस में नहीं आता। और उसके अलावा इस नीचे दिए गए मैट को उठा के आप एक और लिड एक्सेस कर सकते हैं। उस लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर व्हील एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर व्हील भी इस गाड़ी में फुल साइज़ का आता है योकोहामा का। और इसकी जो रेयर सीट्स हैं ये फोल्डेबल हैं। ये सीट 60-40 के स्प्लिट के साथ है, जिनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। ये चीज़ इवन सिविक की 11 जनरेशन में भी नहीं आ रही, जो कि ग्रैंडी ने दी है। और उसके अलावा ट्रंक के अंदर इसके ये इंसुलेशन दी गई है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी इसके बैक पे एक ये ब्रेक लैंप आता है, और साथ ही ABS की बैजिंग दी गई है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये क्रोला ऑल्टिस 2022 मॉडल का इंटीरियर है, जो कि X वाला वर्जन है। और इसके अंदर इंटीरियर की एक कलर टोन ऑफर कर दी गई है ब्लैक वाली, जो कि पहले इस कार में नहीं ऑफर होती थी। ये कलर टोन थोड़ी प्रीमियम है, आप इसको 30,000 एक्स्ट्रा पे करके ले सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ी अजीब चीज़ है। वैसे MG वगैरह इंटीरियर की कलर टोन फ्री में ऑफर करती हैं, आप कोई भी इंटीरियर चूज़ कर सकते हैं, बट इसमें आपको ब्लैक इंटीरियर लेने के लिए कुछ पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा वियर्ड फैक्ट है। यही चीज़ अब होंडा ही फॉलो कर रहा है। होंडा के अंदर भी स्टैंडर्ड वर्जन के अंदर इंटीरियर की कलर टोन आप 30,000 एक्स्ट्रा पे करके ले सकते हैं। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। ये वैसा ही स्टीयरिंग है सेम एज इट इज़, जो कि 2015 में आता था इस गाड़ी के अंदर। ये स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक है। इसके लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल दिए गए हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, और जो राइट स्पोक पे कंट्रोल दिए गए हैं यहाँ से आप इस गाड़ी के एमआरआई डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। बाकी एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 2 ही आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर। और उसके अलावा ग्रैंडी के अंदर क्रूज़ कंट्रोल भी आता है। क्रूज़ कंट्रोल ऑल्टिस वगैरह में नहीं आता, सिर्फ ग्रैंडी में दिया गया है। ग्रैंडी का स्टीयरिंग व्हील कंपैरेटिवली ऑल्टिस से ज़्यादा प्रीमियम है, इस तरह से कि लेदर की फिनिश में है। स्टीयरिंग से पीछे इसके पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, और उससे पीछे इस गाड़ी का मीटर दिया गया है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का देखने में ठीक है, नॉट बैड। ये मॉडर्न लाइफ के लिहाज से भी कोई इतना बुरा नहीं लग रहा। इसके फॉन्ट्स वगैरह फेस रेट में अपडेट कर दिए गए थे, और इसके अंदर क्रोम काफ़ी आता है। स्पीडोमीटर और RPM दिए गए हैं, साथ नीचे फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज दिए गए हैं इनमें रिस्पेक्टिवली। और सेंटर में इसके ये मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है, जो कि 4.2 इंचेस का है। ये डिस्प्ले भी कंपैरेटिवली 2015 वाली क्रोला से इम्प्रूव्ड है। 2015 वाली क्रोला में ग्रैंडी के अंदर भी डिस्प्ले जो था वो TFT था, यानी पिक्सल्स वाला। ये डिस्प्ले कलर्ड है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शो होती हैं आपको, जैसे कि इसके मैसेजेस, गाड़ी के मैसेजेस,
बाकी इसकी एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ट्रिप्स, इको इंडिकेटर वगैरह, इसी तरह गाड़ी की सेटिंग्स आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें 2015 में कार में नहीं आती थी, बट स्टिल इन चीज़ों के साथ इस गाड़ी की प्राइस भी अब काफ़ी बढ़ गई है। इसका बेसिक शेल वही है। अगर बात की जाए डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का सॉफ्टवेयर मटेरियल की फिनिश में है और इसकी लुक्स वगैरह बस ठीक ही हैं। इसकी फील आपको बहुत अपने ऊपर चढ़ी हुई आती है। ये बिल्कुल सीधा सा ही है, स्ट्रेट सा, और 2015 में भी लोगों को ये काफ़ी अजीब लगा था। डैशबोर्ड के सेंटर में इसका मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है जो काफ़ी फीचर रिच है। ये आपको फ्यूल लो की वार्निंग शो करवाता है। इसी तरह आपका कोई डोर वगैरह ओपन हो वो भी आपको इसके अंदर शो होता है। ये 2015 वाली करोला में नहीं आते थे। बाकी इसमें FM, AM, ऑक्स, ब्लूटूथ, USB लग जाती है। इस तरह की चीज़ें कंपनी स्टैंडर्ड आती हैं। बाकी ये पैनल एंड्रॉयड है, तो इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऐप्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाके। और उसके अलावा इसमें नेविगेशन भी आता है। इसमें कार्ड डलता है तो इसकी नेविगेशन भी ऑन हो जाती है। इस कार में टोटल 3 कैमरास आते हैं, एक इंटीरियर में, एक फ्रंट पे और एक बैक पे। तो आप यहाँ से वेब कैम भी इसका ऑन कर सकते हैं, फ्रंट कैमरा भी देख सकते हैं और उसके अलावा रेयर कैमरा भी आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। बाकी इसका माई कार वाला ऑप्शन दिया गया है। माई कार में ये कार बता रही है कि कितनी चली हुई है, ट्रैवल टाइम कितना है, फ्यूल रेंज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होती हैं। ये चीज़ें ऑल्टिस 1.6 में नहीं आती, तो ये कंपैरेटिवली से ज़्यादा प्रीमियम है। क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी में 2017 से ऑनवर्ड्स आना शुरू हुआ है। 2015 से 17 तक ग्रैंडी में भी क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता था और 2017 वाला क्लाइमेट कंट्रोल भी लुक्स के लिहाज से बस ठीक था। इसको बार बार अपडेट किया गया है और इसकी लुक अब मेरे ख्याल से काफ़ी मज़ेदार है। ये क्लाइमेट कंट्रोल सिंगल जोन ही है और ये ऑटोमेटिक है। आप इसको जिस टेम्परेचर पर रख देंगे गाड़ी इसके लिहाज से इसका कैबिन टेम्परेचर एडजस्ट करेगी। लेकिन कोरोला में अभी तक रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स नहीं आते, जो कि अब हर कार ऑफर कर रही है। और उससे नीचे इस गाड़ी का USB इनपुट दिया गया है। यहाँ से आप USB वगैरह लगा सकते हैं इस गाड़ी के साथ। और ये ऑक्स एंड चार्जिंग इनपुट दिया गया है। आप यहाँ से अपना फ़ोन वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से अच्छे ऑप्शंस हैं। साथ यहाँ पे गिटार वोड का सही आउटलेट दिया गया है। उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का गेयर लेवर दिया गया है और गेयर लेवर भी इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से अच्छा है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND और डी में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। इस कार में ट्रांसमिशन ट्रिप्ट्रॉनिक आती है, CVT। और उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का स्पोर्ट मोड दिया गया है और एक ब्लैंक स्विच दिया गया है। और इस कार में ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है जो कि स्टीयरिंग के साथ लेफ्ट पे दिया हुआ है। ये इस गाड़ी की हैंड ब्रेक जो कि ट्रेडिशनल है, इसमें टिप क्रोम की आती है सिर्फ ग्रैंडी के अंदर। साथ 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल भी इसका लेदर की फिनिश में है और ये ब्लैक कलर का है। इसके अंदर भी 2 लेवल आते हैं। यहाँ पर आपको अपना वॉल्ट वगैरह रख सकते हैं और अगर आप इसको उठा दें तो ये इसका मेन सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि काफ़ी डीप है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की लेदर की फिनिश में है और ये ब्लैक इंटीरियर है इस गाड़ी का। अब इसमें इंटीरियर 2 ऑफर होते हैं, ब्लैक और बीज विद ब्लैक। तो ये इस गाड़ी का प्रीमियम फीचर है जो कि आप तकरीबन 20-30 हज़ार एक्स्ट्रा पे करके ले सकते हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डोर पैनल की, तो डोर्स भी इस गाड़ी के पूरे ही ब्लैक कलर के हैं। स्पीकर्स गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। विंडोज़ के कंट्रोल ड्राइवर गाइड सेट पे दिए गए हैं। इस गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है। और उससे आगे यहाँ पे इस गाड़ी के साइड मिरर के कंट्रोल दिए गए हैं। साइड मिरर इस गाड़ी में रिट्रैक्टेबल भी आते हैं, एडजस्टेबल भी आते हैं और इनको आप यहीं से बैठ के एडजस्ट भी कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे ये कुछ ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं और ऊपर इस गाड़ी का पुश स्टार्ट दिया गया है। ग्रैंडी के अंदर पुश स्टार्ट भी आता है। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट, जो कि आप मैनुअली ऑन करेंगे लाइक दिस। अगर ये ऑटोमेटिक होती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। बाकी सेंटर में इसके सनग्लास होल्डर दिया गया है और क्योंकि ये इस गाड़ी का ग्रैंडी वर्जन है तो इसमें सनरूफ भी आती है जिसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं और इसकी ओपनिंग भी काफ़ी अच्छी खासी है। इसको आप बंद करके अप पोजीशन में भी रख सकते हैं। रेयर मिरर इस गाड़ी में ऑटोमेटिक फीचर के साथ आता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी भी यहाँ पे ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम पूरा है, लेकिन मैंने पैसेंजर की सीट को काफ़ी ज़्यादा पीछे किया हुआ है। अगर मैं इसको नॉर्मल सीटिंग पोस्टर पर रखूँ तो मेरे पास यहाँ पे लेग रूम सफिशिएंट होगा। ये गाड़ी बैक पे 10th जनरेशन से ज़्यादा खुली है। बाकी बैक पे यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं क्योंकि ये गाड़ी चौड़ाई के लिहाज से ठीक है। ये गाड़ी सिटी, एल्सविन, यारिस वगैरह से ज़्यादा खुली है, तो बैक पे यहाँ पे 3 लोग आसानी से आ सकते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी में 3rd पर्सन को बैठने में कोई इशू नहीं होगा क्योंकि इसमें फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। सिविक वगैरह में यहाँ पे पाते होते हैं। उसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एक सेंटर को खोल दिया गया है जिसको खोल के आप इसमें से 2 कप होल्डर्स निकाल सकते हैं और इसको आप ऐसे आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी फिनिश भी अच्छी है। और उसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे 2 स्पीकर्स दिए गए हैं डोर्स पे। यहाँ पे 3 हेडरेस्ट आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, सीट बेल्ट आती हैं, आई सर्विस के पोर्ट्स आते हैं चाइल्ड सीट्स के लिए। और उसके अलावा इस गाड़ी में केबिन लाइट्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं। 2 केबिन लाइट्स इसकी यहाँ पे दी गई हैं, एक केबिन लाइट इसकी यहाँ पे सेंटर में दी गई है, 2 फिर आगे दी गई हैं और 2 वैनिटी मिरर्स के अंदर दी गई हैं। तो कलेक्टिवली इस गाड़ी में 7 केबिन लाइट्स आती हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत एक्स्ट्रा हैं। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और ग्रैंडी में जो एक चीज़ एक्स्ट्रा आती है एज़ कम्पेयर टू एनी कोरोला, वो ये है कि इसके रेयर सीट्स जो हैं ये 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको यहाँ पे दिए गए लैच से आप अनहुक कर सकते हैं और फिर आप इसकी सीट को इस तरह से फोल्ड करके इस गाड़ी को केबिन के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये वाली चीज़ सिर्फ ग्रैंडी में आती है और किसी कोरोला में नहीं आती। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 2ZR FE आता है।
जो कि 1800 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है और ये कार 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि ठीक है बड़ी साइज़ के लिहाज से। ये गाड़ी बेसिकली सिविक एक्स के साथ लॉन्च की गई थी, यानी कि सिविक की पिछले जनरेशन के साथ। और अगर पावर के लिहाज से देखा जाए तो ये गाड़ी 1.8 वर्जन से बहुत तेज़ थी उस गाड़ी के, लेकिन उस गाड़ी का जो RS टर्बो वर्जन था वो इससे बहुत तेज़ था, क्योंकि ऑब्वियसली वो टर्बो चार्ज थी। सिविक की 11 जनरेशन में भी जो 1.5 टर्बो इंजन आ रहे हैं स्टैंडर्ड और ओरियल में, ये कार उससे तेज़ है। ये कार 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और वो गाड़ी है 127, जो कि कंपैरेटिवली काफ़ी फ़र्क है। और उसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में CVT आती है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इस गाड़ी का एज़ कम्पेयर टू ऑल्टिस 1.6 एक एज है, इसमें ट्रांसमिशन CVT आती है, उनमें ऑटोमेटिक आती है 4 स्पीड। बाकी इस गाड़ी के बोनट के अंदर इंस्टॉलेशन दी गई है, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है और होनी चाहिए। और उसके अलावा इस गाड़ी में ABS भी आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है। और उसके अलावा ये कार आपको तकरीबन 10 से 12 तक की एवरेज आराम से दे सकती है विद इन सिटी, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो ये गाड़ी ऊपर भी जा सकती है और लॉन्ग पर ये गाड़ी 14-15 भी चली जाती है। अगेन अगर आप इसको क्रूज़ लगा के 80 to 100 के बीच में चलाएँ तो ये मेरे ख्याल से इसके परफॉर्मेंस फिगर अच्छे हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है ग्रैंडी में वो है 205, 55 और 16। इसमें 16 इंचेस का मल्टी स्पोक अलॉय व्हील दिया गया है, जो कि ग्रे और एल्यूमिनियम की फिनिश के साथ है। और इस पर जो टायर आता है वो है योकोहामा का एडवान। ये टायर अच्छा है और इसकी प्रोफाइल क्योंकि 55 है तो इसकी लुक भी थोड़ी बेहतर आती है एज़ कम्पेयर टू 65 वाला टायर। और उसके अलावा ग्रैंडी में जो एक और चीज़ अच्छी है, बल्कि हर क्रोला में ही, वो ये है कि क्रोला में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, यानी चारों टायरों में डिस्क ब्रेक दी गई है, जबकि यारिस सिटी वगैरह में फ्रंट पर डिस्क और बैक पर ड्रम ब्रेक्स आती हैं। और उसके अलावा ग्रैंडी में क्योंकि ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS भी आते हैं तो इसकी ड्राइव भी काफ़ी अच्छी है। ये रिम ग्रैंडी में फेसलिफ्ट के बाद दिए गए थे। प्री फेसलिफ्ट कार में 15 इंचेस के रिम आते थे और वो वही रिम थे जो कि 2009 से आना शुरू हुए थे क्रोला में और 2017 तक आए थे। अगर बात की जाए इसकी फिजिकल की तो ये क्रोला की है, जो कि स्मार्ट एंट्री वाली है। इसके बैक पे टोयोटा का लोगो दिया गया है और फ्रंट पे इसके लॉक, अनलॉक, ट्रंक रिलीज और पैनिक बटन आता है। इसकी की फील कोई इतनी मज़े की नहीं है, ये बस ठीक है, मेरे ख्याल से इससे बेहतर हो सकती थी। और उसमें ट्रंक अनलॉकर भी की फॉर पे दिया गया है, आप इसकी ट्रंक को यहीं से अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। ये था आज का रिव्यू टोयोटा क्रोला ग्रैंडी एक्स 2022 मॉडल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।